हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सीआरपीएफ के हुए एग्ज़ाम के आंसर की देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सारे आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा आया है। जैसा कि मुझे छात्रों से पता चल रहा है, उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट करा है। तो आपने भी अच्छा अटेम्प्ट करा होगा, आशा मैं ये करता हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम होने वाली शिफ्ट में है तो ये क्वेश्चन देख के जाइए, और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप क्वेश्चन मिला लीजिए कि सही है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप हमें मोटिवेशन देंगे तो हम आगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाएंगे। तो ये मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना दोहरा शतक कितने बॉल में पूरा किया था? तो ईशान किशन आप जानते हैं एक क्रिकेटर है। उन्होंने बांग्लादेश देश के खिलाफ अपना दोहरा शतक कितनी बॉल में पूरा किया है, ये पूछा गया है। तो उन्होंने दोहरा शतक कंप्लीट किया था 126 गेंदों में। फैक्ट देख लेते हैं। मैच में पहला वनडे इंटरनेशनल शतक पूरा किया था इन्होंने, जिसे उन्होंने पहले 150 और फिर दोहरे शतक में तब्दील कर दिया था। ईशान किशन ने 126 गेंदों में 23 चौके और 9 छक्के की मदद से अपना दोहरा शतक पूरा किया था। इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 158.73 था। तो ये इस क्वेश्चन के फैक्ट हैं। आगे देखते हैं, झवेनी बहन का संबंध किस नृत्य से है? तो वो मणिपुर के नृत्य से है। आगे इसका फैक्ट देख लेते हैं। है क्या? झवेनी बहनें अर्थात नैना, स्वर्णा, रंजना का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। ये बहनें मणिपुरी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना हैं। झावेरी बहनों के गुरु विपिन सिंह हैं। टिप्पणी, गुण अमोबी सिंह और उनके शिष्य महावीर, जमुना देवी, ओझा बाबू सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, उनकी पत्नी चारू सिजा, प्रिया गोपाल साना, गुरु विपिन सिंह की पत्नी कलावती देवी, उनकी बेटी बिंबावती और प्रीति पटेल सभी मणिपुर नृत्य के जाने माने कलाकार हैं। अब मैं आपको इतने नाम क्यों गिना रहा हूँ, जिससे कोई भी नाम पूछा जा सकता है और आप सही आंसर एक सनसनी नज़र से देख लीजिए समझने के लिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण आप सभी को पता है शाहजहां ने करवाया था। आगे फैक्ट देख लेते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इस मस्जिद के निर्माण का काम करीब 1650 में शुरू हुआ था और यह 1656 मतलब 6 साल में बनकर तैयार हो गई थी। इस मस्जिद के बरामदे में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद का उद्घाटन बुखारा वर्तमान में उज्बेकिस्तान के इमाम सैयद अब्दुल गफूर साहब बुखारी ने किया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे, दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन 2022 में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? तो जो एमसीडी इलेक्शन हुए थे 2022 के, अभी उसमें 250 सीटों पर चुनाव हुआ था। दिल्ली नगर निगम चुनाव, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है, में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। ये आप सभी को पता होगा। निगम का चुनाव जीतकर आप इतिहास रच दिया है। यह पहली बार जब पार्टी ने पहली बार निगम में जीत हासिल की है। 134 सीटों के साथ जीत दर्ज करने वाली आपके मेयर जो हैं वो महापौर बनाएगी। इस बार दिल्ली में 2014 और 2017 से भी कम मतदान हुआ था, लेकिन आप जीत गई। 22 मई को एकीकरण के बाद दिल्ली में पहली नगर निगम में चुनाव हुए थे। 250 वार्डों पर 1349 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें आपके उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोटों के साथ जीते हैं। दिल्ली में शराब पीने की उम्र सीमा 25 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों 25 से घटाकर, कि आपने पढ़ा होगा 25 से घटाकर 21 कर दी गई। ये काफी न्यूज पे था। इसी साल मार्च में के महीने में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटा दिया है और इसे घटा के 25 से 21 साल कर दिया है। और इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है जहाँ शराब परोसी जाती है। सिंपल सा है। आगे देखते हैं, पॉस्को एक्ट क्या है, कब पारित किया गया था? तो ये 2012 में पारित किया गया था। तो मोटा मोटी इस एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि 2012 में भारत सरकार ने नाबालिगों की सुरक्षा के लिए पॉस्को एक्ट बनवाया था। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना जाएगा और उनके साथ यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। साल 2019 में कानून के संशोधन कर दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये काफ़ी
कड़ा एक्ट है, जिससे अगर आप नाबालिगों के साथ गलत करते हैं तो आपको मौत की सज़ा भी हो सकती है। पास्को एक्ट का अंग्रेजी में फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस मतलब बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाना, जैसे कि हिंदी में यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। पास्को अधिनियम बच्चों की बाल यौन अपराधों, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के प्रति संरक्षण देने के लिए बनाया गया है, जिसमें बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों को रोका जा सके। आगे देख लेते हैं कुछ चीजें। पास्को एक्ट का वर्गीकरण। पास्को एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति यौन शोषण के प्रति बच्चों के संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया। ये चीज आपको पता ही होगा। 18 साल से कम के बच्चों के प्रति सभी यौन अपराधों पास्को एक्ट के अंदर ही हैंडल करे जाते हैं। पास्को एक्ट के तहत बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। मैं थोड़ा डिटेल में पास्को एक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन आते ही हैं, तो ध्यान से पढ़िए। 2 जो श्रेणी है पास्को एक्ट की वो है, पहली श्रेणी है 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराध। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति रेप का आरोप सिद्ध होने पर पास्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला है 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराध। 16 वर्ष तक के नाबालिग बच्चों के प्रति यौन अपराध सिद्ध होने पर न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष की कड़ी सजा का प्रावधान है। तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये 2 तरीके के जो एक्ट हैं पास्को में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में वर्णित है। देख लेते हैं फैक्ट। भारत में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष, अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो 14 है विधि के समक्ष है, 15 है जिसमें धर्म, जाति, लिंग देख के कोई भेदभाव नहीं कर सकता, और 16वां लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, सबको बराबर अवसर दिए जाएंगे। और 17वां छुआछूत से दूरी आपको बनानी पड़ेगी भाई, पास्को एक्ट में ये किया गया है। आगे देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। आप सभी को पता होगा कि बिहार की जनगणना के बारे में कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो चलिए फैक्ट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या इतनी थी, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 54 लाख 5 करोड़ और 4 करोड़ करीब था। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80 जो सबसे कम है। सबसे कम लोग शिक्षित हैं और सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं। इसमें पुरुष साक्षरता 71.20 है, जबकि महिला साक्षरता का अनुपात बहुत ज़्यादा कम है, वो 51% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर वाला राज्य है, अर्थात 2011 की जनगणना के साथ कम साक्षरता दर वाले मामले में बिहार का पहला स्थान है। 93.91 साक्षरता दर के साथ केरल आपको पता ही है कि सबसे साक्षर है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए आगे बढ़ने की एक कुंजी है। धन्यवाद।